सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो पेट परीक्षा 28 और 29 को प्रस्तावित है, उसके क्रम में रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित आज हम टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, जिसमें आज का प्रैक्टिस सेट है 13। दोस्तों, इस सीरीज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए समय न वेस्ट करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 13 को लेकर आज उपस्थित हैं। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो मिस ना हो और आपको समय समय पर जैसे भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है दोस्तों, ये है R37 का प्रकार समाधान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। R37 प्रकार का जो समाधान का प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो से। तो मित्रों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये हड़प्पा से R37 का प्रकार जो है प्राप्त हुआ है। उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। अर्थात समाधान का प्रयोग ये मिलता है जो कि R37 प्रकार का मिलता है। और ये हड़प्पा जो है दोस्तों पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर और पंजाब राज्य के ये मोंटगोमरी जिले में अवस्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग मिलता है। तो वो दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इस ऋग्वेद में 10वें मंडल में ये समाज को 4 वर्णों में विभाजित किए जाने का जो उल्लेख है वो मिलता है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है, यानी सबसे प्राचीन वेद है। तो प्राचीन वेद की अगर बात करते हैं तो वो ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर की अगर बात करें दोस्तों, तो ये प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल है। तो प्रारंभिक गणतंत्र की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो शामिल है वो आपका शाक्य भी शामिल है, लिच्छवी भी शामिल है, मल्ल भी शामिल है। तो ये सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन दिया गया है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इस प्रश्न के डिटेल्स देख लेते हैं। तो इसमें जो राजधानियाँ थी, राज्य थी, पहले गणराज्य थे और राजधानियाँ थी। तो जो दोस्तों शाक्य गणराज था उसकी थी कपिलवस्तु। शाक्य गणराज था उसकी जो राजधानी थी वो कपिलवस्तु थी। और दूसरा आता है लिच्छवी। तो दोस्तों लिच्छवी की अगर बात करें तो इसकी वैशाली थी, वैशाली। तीसरा आता है आपका सी ऑप्शन मल्ल। तो मल्ल की बात करें तो इसका था कुशीनगर, इसका था कुशीनगर। तो ये आपके ये जो डी ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, अर्थात ये सभी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आता है चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथा नंबर कहता है सुमेल कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो देखना है, एक तरफ अभिलेख दिया गया है और एक तरफ इसके शासक दिए गए हैं। एक तरफ अभिलेख दिया गया है, एक तरफ शासक दिए गए हैं। अब इसमें देखते हैं तो अभिलेख जो नासिक का अभिलेख है, तो ये सूची फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। तो नासिक अभिलेख दोस्तों इसका जो मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा गोमती पुत्र से। ये दोस्तों गोमती पुत्र से हो जाएगा। कौन नहीं पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये इसका सही हो जाएगा। बी है जो हाथी गुम्फा, ये खारबेल, ये भी सही है। सी ऑप्शन जो दोस्तों आता है भित्री, ये पुलकेशिन द्वितीय है। तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो है ये गलत हो जाएगा। और गिरनार का रुद्रदामन, तो सी ऑप्शन इसका जो है सुमेलित सही नहीं है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात करते हैं तो इसके जो अभिलेख हैं वो अभिलेख को एहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। क्या एहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है, अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अर्थात ये पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख से हो जाएगा। तो ये मिलान सही नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कहता है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार करें। अब विदेशी यात्रियों में कौन है। फ्रेडरिक हैं, न्यूनिज हैं और बारबोसा हैं। तो इन यात्रियों में से किसने विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। तो सती प्रथा के अगर उल्लेख की बात करते हैं तो दोस्तों ये
तीनों यात्री थे और ये विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा में उल्लेख इनका किया गया है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा। फ्रेडरिक और नूनिच और बारबोसा ये सभी जो हैं विदेशी यात्री हैं और ये यात्रियों का प्रचलन जो है ये सती प्रथा में प्रचलित इनका उल्लेख किया गया है। तो ये 1, 2 और 3 हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है ये 6 नंबर, डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो डिवाइन लाइफ के अगर लेखक की बात करें तो दोस्तों शिवानंद हैं। कौन है? शिवानंद है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। तो डिवाइन के लेखक जो है, डिवाइन लाइफ पुस्तक है उसके लेखक हैं शिवानंद। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। शामिल कौन नहीं था इसमें? सरदार पटेल हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, अरुणा असफली हैं और राम मनोहर लोहिया हैं। तो इससे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल जो नहीं थे वो कौन नहीं थे? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे। अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए और डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन का विरोध करते हुए भी कहा था कि कानून और व्यवस्था को कमज़ोर करना पागलपन है, जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। ये ऐसा वक्तव्य इन्होंने कहा था, तो ये शामिल नहीं थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 8। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ये घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, अगस्त घोषणा 1917। अगस्त घोषणा जो है 1917 हो जाएगा। और भारत सचिव में मॉन्टेग्यू द्वारा ये 20 अगस्त 1917 को, कब 20 अगस्त 1917 को ये घोषणा की गई थी कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति ये है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का जो संपर्क है उत्तरोत्तर बढ़े और स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं को धीरे धीरे उनका विकास होता रहे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अगस्त घोषणा 1917। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ये निगेटिव में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है। तो वारेन हेस्टिंग्स का है रोहिला युद्ध और लॉर्ड बेलेजली का तृतीय मैसूर युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स का तृतीय मराठा युद्ध और लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट का जो है प्रथम सिख युद्ध। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन जो हो जाएगा सुमेलित नहीं है। लॉर्ड बेलेजली अर्थात तृतीय मैसूर युद्ध ये जो है सुमेलित नहीं है। और तृतीय मैसूर युद्ध के समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो गवर्नर जनरल थे और ये जो है इनके द्वारा जो लड़ा गया, ये कब लड़ा गया? तो ये 1790 से 92 में लड़ा गया था। 1790, 90 और 92 में लड़ा गया था। ये जोड़ी इनका सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष या BC पाल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अर्थात बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था का नाम करार दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 11 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो बांस का असम है, चंदन का जम्मू कश्मीर है, रोजवुड का केरल है, देवदार का हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें पूछा गया कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि चंदन जो है जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता, ये कर्नाटक में पाया जाता है। ये पाया जाता है कर्नाटक में पाया जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर दिया गया है तो ये गलत है। बाकी बांस असम में पाया जाता है, रोजवुड केरल में पाया जाता है, देवदार हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है और ये चंदन जो पाया जाता है कर्नाटक में पाया जाता है, जबकि इसमें जम्मू कश्मीर दिया है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये निम्नलिखित संरक्षण परियोजना है, उसके सही कालक्रम के अनुसार सजाना है इनको। तो परियोजनाओं का जो सही कालक्रम है, बाघ प्रोजेक्ट है और हाथी परियोजना है, मगरमच्छ परियोजना है। इनको क्रमवार देखना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा पहले और उसके बाद में तीसरा हो जाएगा मगरमच्छ परियोजना, फिर दूसरा हो जाएगा अर्थात 1, 3, 2 हो जाएगा। 1, 3, 2 हो जाएगा। अर्थात जो प्रोजेक्ट टाइगर्स की शुरुआत की गई थी वो
1973 में की गई थी, 1973 में। तो इसका क्रम हो जाएगा बी 1, 3 और 2, 1, 3 और 2, अर्थात ये 12 का बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 13। 13 नंबर कहता है भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, गोंड है कि भील है, संथाल है या मुंडा है। तो इसमें सबसे जो बड़ी जनजाति है दोस्तों वो जनजाति है भील, अर्थात भील जनजाति, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। और भील जनजाति की अगर बात करते हैं तो भील जनजाति भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 14 नंबर है। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 देशों से लगती है। तो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा जो है ये बांग्लादेश से लगती है। पहला तो बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दूसरा नेपाल से लगती है, तीसरा जो लगती है भूटान से लगती है। और ये बांग्लादेश, नेपाल और ये भूटान जो है ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय हैं, अर्थात ये विदेश हैं, अर्थात ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान हो जाएगा। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य हो जाएगा। पश्चिम बंगाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ये में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में है। तो दोस्तों रोहतांग दर्रा की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। और ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और प्रदेश जो है ये पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न जो है वो है 16 नंबर। अब आ जाते हैं दोस्तों 16 नंबर पे। तो 16 नंबर कहता है, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। फर्स्ट दिया है, एक तरफ सेकंड दिया है। इसमें प्रश्न के हिसाब से दिया है, पहले दिया है बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान जो है, बॉम्बे प्लान का जो संबंध है दोस्तों ये है चौथे से JRD टाटा से। और जन योजना का संबंध है, जन योजना का संबंध है ये MN राय से संबंधित है। गांधीवादी योजना की अगर बात करते हैं तो ये नारायण अग्रवाल से संबंधित है। और सर्वोदय योजना की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। सुविधा की दृष्टि से A, B, C और D लिख लेते हैं। उसके बाद A का आता है चौथा, B का आता है तीसरा और C का आता है दूसरा और D का आता है दोस्तों, D का हो जाता है पहला। अर्थात ये 43-21 आ जाएगा। और 43-21 देखा जाए किस में है तो 43-21 जो है वो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो 17 नंबर आता है। 17 नंबर कहता है कि यह है स्टैग फ्लेक्शन स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों वो गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। इसकी जो स्थिति है गतिरोध और मुद्रास्फीति की है। जब एक ही साथ तेजी से मुद्रास्फीति और मंदी, गतिरोध अथवा बेरोजगारी की स्थिति होती है तो उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। और मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य जो है वस्तुओं या सेवाओं की तुलना में घट जाता है, अर्थात कम हो जाता है। तो ये मुद्रा जो है स्टैगफ्लेशन स्थिति कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 18 नंबर है। 18 नंबर कहता है काम के बदले अनाज राष्ट्रीय योजना आरंभ हुआ है। तो काम के बदले अनाज जो राष्ट्रीय योजना है वो नवंबर 2004 से प्रारंभ हुआ है। अर्थात काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना ये नवंबर 2004 से प्रारंभ हुई है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री इसके जो थे उस समय के वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इनके द्वारा 14 नवंबर 2004 को देश के सर्वाधिक 150 जिलों में जो है काम के बदले अनाज योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। मित्रों 19 नंबर कहता है कि 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी। तो नियोजित अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की तिथि की अगर बात करते हैं तो 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये 6 अगस्त 1952 को हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ये है 21 नंबर। 21 नंबर कहता है कि भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था। अराजनीतिक राष्ट्रपति की बात करें पहले तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये अराजनीतिक राष्ट्रपति थे। और भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ये बाहर जो है महान वैज्ञानिक भी थे। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में योगदान के कारण इन्हें जो है भारत का मिसाइल मैन की उपाधि भी इनको दी गई है।
अर्थात इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 22 नंबर। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की जो अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, तो ये किस अनुच्छेद में दी गई है? किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की जो अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, ये गारंटी किस सन में दी गई, किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद आपका हो जाएगा, ये अनुच्छेद 27 के द्वारा दी गई है। अनुच्छेद 27 के द्वारा दी गई है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23 नंबर। 23 नंबर देख लेते हैं। तो यह राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई आयु सीमा नहीं है, कोई आयु सीमा इसकी उल्लेख नहीं की गई है, और ये एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु हो 35 वर्ष है, न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, और उसकी अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, सेवानिवृत्ति नहीं है। और अमेरिका में एक राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति हो सकता है। इसी क्रम में अगर रूस की बात करते हैं, तो रूस में व्यवस्था में एक व्यक्ति लगातार केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। तो राज्य के मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है? 24 नंबर हमारा कहता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा होती है, तो इसका सही जवाब सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होती है, वो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो दोस्तों करते हैं मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति से होता है, अर्थात मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो 26 नंबर देखते हैं। यह दोलन करते समय, यानी दोलन करते सरल लोलक की स्थिति ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है? तो वो होती है किनारों की स्थितियों पर, किनारों की स्थितियों पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 27 नंबर। 27 नंबर की बात कर लेते हैं। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संवेग के संरक्षण के सिद्धांत से ये संबंधित है, अर्थात संवेग के संरक्षण का सिद्धांत है ये कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं। इसका फिलहाल जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। अगला हमारा है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो खाद्य संसाधन द्वारा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो इसका सही जवाब मित्रों हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से प्रभावित होते हैं। अर्थात खाद्य संसाधन का संचय द्वारा ये कौन सा पोषक तत्व है जो अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर। ये फर्स्ट और सेकंड सूची दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है और उनका मिलान करना है। अब देख लेते हैं कि ये लिस्ट जो हमारी दी गई है, एक तरफ तो रेडियो समस्थानिक दिया गया है, दूसरी तरफ इसका जो है इलाज दिया गया है। अब देखते हैं। तो आर्सेनिक 74 की अगर बात करते हैं, ट्यूमर है, ये ट्यूमर से संबंधित है। कोबाल्ट 60 जो है दोस्तों, ये कैंसर से संबंधित है, कैंसर हो जाएगा। और आयोडीन 31 जो है ये थायराइड से संबंधित है। और जो सोडियम 24 है ये व्यक्तिक्रम रक्त से संबंधित है। तो अर्थात इसका जो ABC हो जाएगा, A, B, C और D क्रम में अगर देखें तो एक ए का हो जाएगा, ए का तीसरा हो जाएगा, बी का हो जाएगा दोस्तों, बी का हो जाएगा चौथा, और सी का हो जाएगा पहला हो जाएगा, सी का पहला हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा? ये दूसरा हो जाएगा। 34-12 जो दिया गया है वो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है ये है 30 नंबर। 30 नंबर ये कहता है कि अशुद्ध रक्त हृदय में आता है। तो अशुद्ध रक्त जो होता है हृदय में आता है, ये किसके द्वारा आता है? दाहिने अलन से आता है, बाएं अलन से आता है, दाहिने नीले से आता है या बाएं नीले से आता है? तो दोस्तों इस जो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा वो दाहिने आलिन से आता है। किससे आता है? दाहिने आलिन से आता है। और जो ये है रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, और इसका जो क्षारीय विलयन है, रक्त जो है एक क्षारीय विलयन है, और इसका pH जो मान होता है, pH मान की बात करते हैं तो 7.4 होता है, 7.4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर। 31 नंबर कहता है कि
ये मैथ से पोर्शन से लिया गया है। तो ये है 0.018 का सही व्यवस्थित क्रम बताना है। तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये दिया पहले 0.018, अर्थात इसके नीचे लिखेंगे जितने अंक लिखे गए हैं। 18 लिखा गया तो 9 लिखेंगे, अर्थात 18 पे 12 लगाया तो 9 लिखेंगे। इधर जितना अंक है 0 लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 18/990। 18/990 होगा। अब इसको अगर काट लेते हैं तो इसको कटिंग करेंगे। ये हो जाएगा 2 9 18, यानी 9 दूनी 18 और 9 9 1 हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अर्थात 1/55 हो जाएगा। 1/55 हो जाएगा दोस्तों। और 1/55 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 32 नंबर देख लेते हैं। जो कहता है 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी को मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए? ये सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो परिणामी की अगर बात करें तो कुल जो मिश्रण की मात्रा है, यानी कुल मिश्रण की मात्रा है वो 30 लीटर दिया गया है और इसमें 5% नमक दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मिश्रण में नमक की मात्रा को निकाल लेते हैं। तो मिश्रण की अगर बात करते हैं तो मिश्रण में नमक की मात्रा को निकाल लेते हैं कितने मात्रा में है। तो दोस्तों ये 30 है और 30 का 5% हमको निकालना है। तो 30 × 5/100 हो जाएगा। इसको 0 से 0 हटा देते हैं। 5 × 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3/2। यानी कि अगर इसको लीटर में लिखा जाए तो 1.5 लीटर हो जाएगा। 1.5 लीटर हो जाएगा। अब मिश्रण में पानी की मात्रा करें निकालने पर तो ये हमें पता चला, जब ये 1.5 लीटर आ गया, अर्थात 30 लीटर नमक में घोल का जो 5% निकाला गया तो ये 1.5 लीटर हमको मिल गया। अब इस 30 लीटर में पानी की मात्रा, तो ये 1.5 अगर घटा देते हैं तो ये पानी की मात्रा निकल जाएगी। तो 28.5 बचेगा। अब देखते हैं, अब परिणामी घोल की मात्रा अगर देखते हैं तो मिश्रण यानी परिणामी घोल की मात्रा अगर निकालते हैं तो बराबर हो जाएगा x लीटर। x लीटर इसको मान लेते हैं। अब दोस्तों x × 3% पूछा गया कि 3% हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा, बराबर 1.5 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब इस सवाल को हल करते हैं। तो हल करने पर यह पता चलता है कि यह जो है 1 दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, 0 बढ़ा लेंगे और इधर ये 100 ऊपर चला जाएगा अगर इधर लाते हैं, और नीचे आ जाएगा 3। अब ये हल कर लेते हैं तो 1 0 समाप्त हो गया। 3 × 3 = 15 हो गया। अब ये 5 बचा ऊपर, ये हो जाएगा 5 × 2 = 50। ये 50 लीटर जो है हो जाएगा। अर्थात नए घोल की अगर बात करें, नए घोल में आवश्यक पानी की मात्रा, तो यहाँ लिखिए नए घोल में पानी की मात्रा तो ये हो जाएगा 50 लीटर, जो कि आया है 50 में से 3 घटा देंगे पुराना, तो ये हो जाएगा 20 लीटर। 20 लीटर हो जाएगा। और 20 आंसर जो दिया गया है वो कहाँ दिया गया है? वो दिया गया ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये है 33 नंबर। 33 नंबर है, यदि x + √x बराबर 20 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसमें दिया गया है, इसको तो पहले लिखते हैं x + 1/x बराबर 20। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो √x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा √x बराबर हो जाएगा 20 और -x, ये हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर तो ये x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये a + b का फार्मूला लग जाएगा, यानी a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। ये माइनस है तो हो जाएगा 20 है, ये 400 हो जाएगा। प्लस हो जाएगा x² 2x है तो 40 हो जाएगा, अर्थात a² + b² और -2ab हो जाएगा। तो इसी क्रम में 400 + x² और -40x। अब क्या करते हैं, इसको पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x² और -40x -x, ये इधर आ जाएगा और +400 हो जाएगा। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा x², फिर हो जाएगा -41x, ये दोनों जुड़ जाएगा और उसके बाद +400 हो जाएगा। +400 हो जाएगा बराबर 0। तो इसका दोस्तों गुणनखंड कर लेते हैं। तो चलिए पहले मिटा लेते हैं इसको। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसका x² -41x + 400 बराबर 0 का करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा x², फिर हो जाएगा -25x और -16x,
25 और 16 हो जाएगा 41, और इसका हो जाएगा 400 प्लस हो जाएगा 400। इसका गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहाँ इसको तोड़ते हैं तो x माइनस 25 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में माइनस 16 इधर कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 25 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। एक में होगा x माइनस 25 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 16, x माइनस 16 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका जो मान आएगा, अब दोस्तों ये आ जाएगा, एक तो हो जाएगा x बराबर 25 और आ जाएगा x बराबर 16, यानी x बराबर 25 और 16 आ जाएगा। तो x बराबर 25 मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो एक तो हो जाएगा 25 और प्लस हो जाएगा अंडर रूट 25, क्योंकि पहले वाले फार्म पे रखते हैं x प्लस अंडर रूट x बराबर 20, तो इस पर रख देते हैं, ये बराबर हो जाएगा 25 और इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा 5, तो 25 और 5 हो जाएगा 30। ये कुल मिला के मिल गया 30 हमको। अब पुनः x बराबर 16 मान रख के देख लेते हैं, तो x बराबर जब 16 रखेंगे, जब x बराबर 16 मान रखेंगे, एक तो मिल गया है हमको 30, दूसरा 16 रखते हैं तो 16 और प्लस अंडर रूट 16 और ये हो जाएगा, तो 16 का 16 हो गया और अंडर रूट 16 का हो गया 4, तो 16 4 हो गया 20, अर्थात x बराबर 16 का मान जो है ये संतुष्ट करता है। तो x बराबर 16 का मान अगर रखेंगे तो ये 20 बराबर 20 आ जाएगा, इधर दोनों पक्ष जो है बराबर हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है ये 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये है 34 नंबर। 34 नंबर कहता है कि 200 का कितने प्रतिशत 95 होगा। तो देख लेते हैं 200 का मान लेते हैं x%, ये बराबर 95 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 200 का x% बराबर 95 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं x बराबर करेंगे तो 95 और ये गुणे ऊपर चला जाएगा 100 और ये 200 नीचे आ जाएगा। इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए। अब 2 को 95 से काटते हैं तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया और 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, यानी 47.5% आ जाएगा। 47.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 47.5 आपके बी में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 दर्जन सेबों का भार 1.8 किलोग्राम है और 3 ऐसे बक्सों में सेबों की संख्या कितनी होगी जिनमें प्रत्येक का भार 23.250 किलो है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको लिख लेते हैं। तो इसका जो सेबों की संख्या की बात की जाए तो यह है 23.250 गुणे है 12, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 से गुणा कर दें 1.8 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। इसको जब पूरा काट देंगे तो काट पीट करके आ जाएगा 465 सेब। 465 सेब इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया गया है 465, ऑप्शन ये में दिया गया है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये 36 नंबर है। तो 36 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में ये काव्योर्म शब्द का कौन सा संध विग्रह ठीक है। काव्योर्म का कौन सा संध जो है विच्छेद सही है। तो ये काव्य धन ऊर्म होता है, काव्य धन ऊर्म होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 37 नंबर। ये कहता है हवा वायु पवन समीर मारुति कैसे शब्द हैं। तो हवा वायु पवन समीर और मारुति ये शब्द हैं जो दोस्तों वो हैं समानार्थी शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 38 नंबर। 38 नंबर कहता है कि छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। तो छाती पर मूंग दलना का अर्थ है छाती पर चढ़कर परेशान करना, आंखों के सामने शरारत करना, रोज रोज परेशान करना या जानबूझकर दुख देना। तो इसका जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जानबूझकर दुख देना। अर्थात छाती पर मूंग दलना का अर्थ होगा जानबूझकर दुख देना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके रचनाकार का सही नाम चिन्हित कीजिए। तो एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये जो है गद्यांश दिया गया है, वो पंक्ति दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये खुसरो के द्वारा लिखी गई है। इसके रचनाकार जो हैं वो खुसरो हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है राम बोला बचपन में किसका नाम था। तो राम बोला जो बचपन का नाम था वो तुलसीदास जी का था। बचपन का नाम राम बोला था, वो तुलसीदास जी का था। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, जो कि ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसके उत्तर देना है। अब आ जाते हैं सीधे
इसके प्रश्न पर तो 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एवर ओन कंट्री कन्वेंशन रिफर टू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा दी ओपिनियन दैट 2 and 2 आर 4 एंड दैट आइसलैंड ऑफ लॉन्ग वे फ्रॉम दी इक्वेटर। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 42 नंबर कहता है कि कैनबेक्टम मीन्स क्या होता है। तो कैनबेक्टम मीन्स जो होता है दोस्तों वो होता है आपका ये है स्ट्रांग बिलीफ होता है। स्ट्रांग मतलब मजबूत और बिलीफ मतलब विश्वास, मजबूत विश्वास होता है। चलिए 43 नंबर देख लेते हैं। तो 43 नंबर कहता है कि दी राइटर सेज इफ समवन मेंटेन दैट 2 and 2 आर 5 यू फील पिटी बिकॉज यू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फील सॉरी फॉर दिस इग्नोरेंस, फील सॉरी फॉर हिज इग्नोरेंस, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है 44 नंबर, फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इट इज आई हु हैव अकॉम्प्लिश्ड दिस जॉब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन डी हो जाएगा आई इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड आउट दी करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ आफ्टर इन दी सेंटेंस जो गिवन बिलो। तो ये है मे कम आफ्टर अप्रैल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये कंजक्शन है। ये क्या है? कंजक्शन, आफ्टर कंजक्शन है, क्योंकि इसका पूरा वाक्य जो है इस प्रकार होगा मे कम्स आफ्टर अप्रैल कम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 46 नंबर दिया गया है कि ये प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाला है। तो कथन पढ़ना है, निष्कर्ष निकालना है। तो कथन में दिया गया है साहसी व्यक्तियों का भाग्य साथ देता है। निष्कर्ष है कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले कई बार मर जाते हैं और किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। तो इसका जो ये निष्कर्ष निकलता है केवल फर्स्ट निकलता है, सेकंड निकलता है, और ना तो फर्स्ट ना सेकंड निकलता है और ना ही ये दोनों निकलते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल सेकंड निकलता है, क्योंकि किसी भी सफलता के लिए जोखिम उठाना जरूरी है। बिना जोखिम के आप सफल नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये 47 नंबर है, दिया गया है माइंड कोड भाषा है जो कि रीजनिंग से लिया गया है। ये है KGLB और ARGUE को YPESC को लिखें तो DIAGRAM डायग्राम को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो लिखते हैं दोस्तों MIN और D, इसको लिखते हैं तो इसका होता है KGL और B। इसका अर्थात -2 करके अंतर है, अर्थात I 9 होता है तो G 7 होता है, और M 13 होता है तो K 11 होता है, N 14 होता है तो L 12 होता है, और D 4 होता है तो B 2 होता है। तो -2 का अंतर है। इसी प्रकार जो है दूसरा दिया गया है ARGUE, इसका भी -2 का अंतर हो जाएगा तो Y P और E और S T हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखना है हमको। तो ये दिया है डायग्राम DIAGRAM, इसको ऐसे लिखेंगे तो -2 करेंगे तो इसमें घटाएंगे तो इसका हो जाएगा B, अर्थात D का 4 होता है तो B का 2 हो जाएगा। I का 9 होता है तो G हो जाएगा 7, A का होता है तो ये Y उल्टा हो जाएगा, और G का 7 होता है तो E का 5 होता है, R का 18 होता है तो P का ये हो जाएगा 16, और A का 1 होता है तो Y हो जाएगा, और M का होता है 13 तो K का होता है 11। इस प्रकार जो है BGYEPYK, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 48 नंबर कहता है कि 15 सितंबर 2008 को हुआ था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। तो ये दिन दोस्तों जो होगा अर्थात 15 सितंबर 2008, तो ये एक वर्ष है, अर्थात 15 सितंबर 2008 से 15 सितंबर 2009 के बीच की रेंज होगा वो एक वर्ष का हो जाएगा। अब विषम दिनों की संख्या की बात करें तो 364/7 + 1 हो जाएगा, तो ये एक दिन विषम हो जाएगा, अर्थात इसको काट देंगे तो ये 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कट जाएगा, विषम दिन एक बच जाएगा। अब आते हैं ये 15 सितंबर 2009 को जो है एक शुक्रवार होगा, शुक्रवार और एक दिन इसमें जोड़ देंगे तो दोस्तों ये शनिवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा, और शनिवार जो कि ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी में, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 49 नंबर। एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में यू दाईं ओर से क्यू के बाईं ओर आर है और क्यू के
दाईं ओर तथा एस जो है बाईं ओर है, पी है। इस पंक्ति में विद्यमान सदस्य को ढूंढिए। तो इस पंक्ति में दिया गया है, तो पांचों के खड़े होने का क्रम इस प्रकार से है। तो ये इधर का पोर्शन जो हो जाएगा बायां हो जाएगा, इधर हो जाएगा दायां। ये कहता है, इस प्रकार कहता है कि एक पंक्ति में खड़े हुए 5 सदस्यों में यू के दाईं ओर, तो यू के दाईं ओर यू यहाँ लिख लेते हैं, यू के दाईं ओर क्यू के बाईं ओर आर है और क्यू यहाँ लिख लेते हैं। इसको पहले 5 भागों में बांट लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। 1 2 3 4 और 5 हो गया। तो ये कहता है पहला कि एक पंक्ति में यू के दाईं ओर और क्यू के बाईं ओर आर है, तो आर यहाँ कर देते हैं, क्यू यहाँ कर देते हैं। और फिर कहता है क्यू के दाईं ओर एस और पी के एस के बाईं ओर पी है, तो पी यहाँ लिख देते हैं और एस यहाँ, इसके बाईं ओर पी है और एस दाईं ओर है। अब ये इसका जो है डायग्राम बन गया। फिर कहता है कि इस पंक्ति के मध्य में कौन है, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से, तो क्यू मध्य में ये खड़ा है, तो क्यू इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की कहती है वो मेरी माँ के भाई की इकलौती बहन का बेटा है, वो लड़का उस लड़की से कैसे संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वो उसका भाई होगा, वो उसका भाई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर देखते हैं। तो 51 नंबर है एल्बम डिवाइन टाइस में के लिए कैसी ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है। अर्थात ये एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रिंकी केज ने जीता है, रिंकी केज ने इसका सही जवाब हो जाएगा। आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। तो 52 नंबर कहता है कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। तो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो ये आयोजित किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा, अर्थात तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा, जो कि केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये केरल में पड़ता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ये है 54। दोस्तों ये 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है। तो ये बना है चीन। ये कौन सा बना है, चीन बना है, और एशिया का जो पहला ये बन गया है। तो 55 नंबर फिर आते हैं दोस्तों। 55 नंबर कहता है किसी सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड से सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया है। तो कौन है वो, तो दोस्तों है बियॉन्से। ये बियॉन्से इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 56 नंबर, देख लेते हैं। तो ये फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप ने भारत सरकार की तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो जो 2023 में तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया, उसके लिए भारत ने तुर्की की मदद की, और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों। तो ऑपरेशन का जो नाम था वो था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त के नाम से ऑपरेशन चलाया और मदद की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 57 नंबर। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज की किस राज्य और किस राज्य संघ में है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका पड़ता है जो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर कहता है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी से किस शहर से जोड़ेगी। तो दोस्तों ये जोड़ेगी, वो जोड़ेगी न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ेगी, न्यू जलपाईगुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देखते हैं। तो ये है मई 2023 में किस भारतीय उद्योगपति को कोप 28 के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुकेश अंबानी। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, मुकेश अंबानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 60 नंबर। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रदूषित देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है। तो दोस्तों भारत का जो रैंक है वो 8वां है, भारत का रैंक जो है वो 8वां है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आता है हमारा 61 नंबर। दोस्तों 61 नंबर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है ये हाउस फॉर मिरर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा B.S. नायपाल। B.S. नायपाल इसका बी जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर। 62 नंबर कहता है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्था जो कि किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है महाराष्ट्र में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर। 63 नंबर कहता है कि राधा रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों राधा रेड्डी का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से है, कुचिपुड़ी जो कि ये लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 64 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन ऑस्कर जीता है। तो दोस्तों फिल्म निर्देशन ऑस्कर जो जीता है वो जीता है सत्यजीत राय ने। सत्यजीत राय अर्थात सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों 65 नंबर। तो ट्रेन पिन बाउलिंग खेल में अधिकतम कितना स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। तो अधिकतम स्कोर की अगर बात करते हैं तो वो 300 स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। 300 स्कोर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 66 नंबर। तो म्यांमार की मुद्रा है। तो म्यांमार की दोस्तों मुद्रा है वो क्यात है। म्यांमार की मुद्रा की बात करें तो क्यात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 67 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंध नहीं है। तो पांडा ग्लोबल है, रैबिट है और आवास्ट है या कैप्स्की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ये रैबिट हो जाएगा। रैबिट जो है रैबिट इसका राइट आंसर होगा जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। तो ये है 68 नंबर। 68 नंबर कहता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ के मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क इसका राइट आंसर होगा जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अब 69 नंबर देखते हैं। तो ये है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था। तो दोस्तों ये ओजोन की क्षरण क्षमता पर नियंत्रण से संबंधित था। ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 70 नंबर। दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोगिया पत्तन किस राष्ट्र में स्थित है। तो ये बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है जो कि ये गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद इस गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। तो गद्यांश को आपको पढ़ लेना है। आते हैं सीधे प्रश्न पर और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो 71 नंबर कहता है 71 नंबर है कि लेखक के मत में विश्व में सुख समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अहिंसा और आत्मवाद। अहिंसा और आत्मवाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो 72 नंबर है हमारे पैर लड़खड़ाते हैं क्योंकि हम अस्वस्थ और दुर्बल हैं, भौतिकवाद और आस्था रखते हैं, आत्मविश्वास में विश्वास नहीं रखते या लक्ष्यहीन और दिशाहीन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, लक्ष्यहीन और दिशाहीन है अर्थात कोई लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 73 नंबर कहता है कि अहिंसा और सत्य के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो दोस्तों अहिंसा और सत्य के मार्ग पर सबसे बड़ी जो बाधा है वो आपकी है सत्य मार्ग की दुर्गमता। सत्य मार्ग की दुर्गमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 74 नंबर। यह है किसी सिद्धांत को न मानने का सबसे बड़ा कुपरिणाम यह है कि क्या है। तो ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा उस सिद्धांत को कभी कार्यान्वित न होना। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों 75 नंबर। तो ये कहता है महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वो सिद्धांत क्या था। तो ये सिद्धांत था अहिंसा और आत्मवाद। अहिंसा और आत्मवाद। अब इसी प्रकार के सेकंड में जो है गद्यांश भी आता है। सेकंड गद्यांश के माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेकंड गद्यांश को पढ़ करके फिर सीधा प्रश्न पर आते हैं। तो ये दिया गया है 76 नंबर से। ऊपर लिखे गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो दोस्तों ऊपर लिखे गद्यांश का जो शीर्षक है ये है आपका जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ। जीवन में महत्वाकांक्षा का अर्थ से है। अब देखते हैं 77 नंबर। तो 77 नंबर कहता है कि जीविका कमाने से क्या होता है। तो दोस्तों ये आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। जीविका कमाने से आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट 78 नंबर। तो दोस्तों ये हमारी आकांक्षा का स्वर इतना प्रबल हो कि तो इसका सही जवाब होगा जीविका कमाने की इच्छा गौड़ हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 79 नंबर। तो 79 नंबर कहता है प्रायः लोग अधूरी निष्ठा से काम करते रहते हैं जब। प्रायः लोग क्या करते हैं, अधूरी निष्ठा से काम करते रहते हैं जब। तो इसका हो जाएगा ये आकस्मिक बाधा ना आ जाए। जब तक आकस्मिक बाधा ना आ जाए लोग अधूरी निष्ठा से काम करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 80 नंबर। तो 80 नंबर कहता है हमारे कार्यों की प्रत्येक प्रतिमा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्म की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। जो आत्मा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, आत्मा की अभिव्यक्ति, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों रहे आज के 80 प्रश्न। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।